आजकल तो हमारे देश में एक महाभियोग का सीजन चल रहा है, जिसको देखो पद से हटाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उनको हटाने का प्रस्ताव आया, जो कल ध्वनिमत से खारिज हो गया। और इसी बीच हम देखते हैं कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयोग हैं, ज्ञानेश कुमार जी, इनको हटाने का भी प्रस्ताव आ गया है। लेकिन आपको आज विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये महाभियोग क्या है। दरअसल महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है। बाकी हमारे संविधान में कहीं पर भी महाभियोग नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 56 में देखेंगे, वहां एक शब्द आता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। बाकी किसी भी देश के महत्वपूर्ण पद के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन आजकल आप एक चर्चा सुन रहे होंगे कि ज्ञानेश कुमार जी यानी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है। और इसके बाद क्या होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं जानने की। हम जानेंगे कि आखिर ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, कैसे हटाने की प्रक्रिया है और इनको हटाया क्यों जा रहा है, ये प्रस्ताव कहाँ पर आया है, कहाँ लाया जा सकता है। जो आपके सारे सवाल हैं उनका जवाब देंगे, है ना। वो झूठ कहा जाता है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मिल सकता है। बस शिद्दत से आप चाहें तो तलाश कीजिए तो मिलेगा। इनको आप जानते हैं, इन्होंने बीते एक वर्ष में बहुत नाम कमाया है। देश का एक महत्वपूर्ण पद है और अक्सर चर्चा में रहता है। इन पर स्पष्ट रूप से आरोप लगे हैं कि ये सरकार के फेवर में काम करते हैं, जबकि हमारे संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, जो कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से देश के चुनाव का संचालन करेगा। लेकिन बहुत बार देखा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया से लेकर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग तक के लोग सब कहते हैं कि इनका झुकाव सरकार की ओर रहा है। और निर्वाचन आयोग का पद शायद ही कभी इतना इतना अधिक चर्चा में रहा हो, इतना विवाद में रहा हो या इतना अधिक घेरे में रहा हो विपक्ष के। यह सब पहली बार हो रहा है। बहुत सारे मामले आए थे, चंडीगढ़ मामला भी आपने देखा, जहां फर्जी वोटिंग कराई जा रही थी, है ना। तो एसआईआर का मामला चल रहा है। हालांकि ये सब इनके अधिकार भी हैं, एसआईआर करा सकते हैं, इनका पावर है। लेकिन सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, ये अलग मसला है। इसी को लेकर वो प्रस्ताव लाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं जानने की। सबसे पहले जानते हैं कि चर्चा में काहे आ गया है। देखिए, विपक्षी गठबंधन ने विपक्षी गठबंधन का मतलब होता है कि देखिए, सरकार में जो लोग शामिल हैं, सरकार के अलावा सभी लोग क्या होते हैं, विपक्ष होते हैं। और गठबंधन शब्द का मतलब है कि विपक्ष में कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि कई सारी पार्टियां शामिल हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, इन सभी पार्टियों को मिलाकर कहा गया है विपक्षी गठबंधन। यानी संसद भवन में दो ही लोग होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं सरकार के, दूसरे होते हैं विपक्ष के। तो इनको कहा गया विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी को हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस संसद के दोनों सदनों में सौंप दिया गया है। यानी विपक्ष के द्वारा ज्ञानेश कुमार जी को हटाने का जो प्रस्ताव है, ये संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में ये सौंप दिया गया है। ठीक है। हालांकि हमने पहले आपसे कहा कि महाभियोग शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। अगर ज्ञानेश कुमार जी को हटाना है तो इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है। यानी 324 अनुच्छेद हमारे संविधान का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसके अंतर्गत 5वां जो क्लॉज है, उसमें बताया गया है कि इनको कैसे हटाएंगे। वहां सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। यानी देश के मुख्य न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है ना, वैसे इनको हटाया जाएगा। तो आज तक ना तो मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया है और ना ही इनको हटाया गया है। आगे बताएंगे, प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। यहाँ देखिएगा, राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक लोकसभा में नोटिस के लिए कम से कम 100 सदस्यों के और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं? 130 लोगों ने। इस बात को समझिएगा। अगर हम लोकसभा के मेंबर हैं, अभी नहीं है, भविष्य में हो सकता है हो जाए, वो अलग मसला है ना। तो अगर लोकसभा में हम मेंबर हैं और हमको लगता है कि हमें इनको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव का मतलब है कागज का टुकड़ा लाएंगे। एक पूरा कागज होगा, उसमें लिखा होगा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, हम लोकसभा के सदस्य होने के नाते आपसे अनुरोध करते हैं कि निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं, आप इस पर अनुमति दीजिए। तो क्या हमारे कहने से सब हो जाएगा? नहीं।
क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग की, देश का बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाया गया है, नहीं तो पता पड़ा हर कोई उनको हटा दे हर दिन में, है ना? तो इसमें प्रक्रिया क्या है? कहा गया है कि अगर आप लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाते हैं, किसको हटाने के लिए? मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए, तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के उस कागज पर हस्ताक्षर होने चाहिए, है ना? जैसे कोई मामला होता है घर गाँव में, तो आप बहुत से लोगों के साइन करा लेते हैं, नगर पालिका फिर जाता है कि देखिए इतने लोगों ने अनुमति दी है, इतने लोगों की समस्या है, हमारी अकेले समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा में जब ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा, तो कम से कम 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए पहले से। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं, तो कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन इस बार जो प्रस्ताव लाया गया है, लोकसभा के 130 लोगों ने साइन किए हुए हैं, राज्यसभा के 63 लोगों ने साइन किए हुए हैं। इसका मतलब है प्रस्ताव तो आएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। आगे देखिएगा, इस नोटिस में चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया है। यानी जो इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है ना, इनके कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि इनका कामकाज पक्षपातपूर्ण है, यानी सरकार जो कहती है ये करते हैं। और वैसे भी सच बात है, पिछले साल इन्होंने बहुत कबाड़ा किया। आपने देखा था, क्या हम अपनी महिलाओं बहनों के वोटिंग की फोटो साझा कर सकते हैं? सोचिए, ऐसी बात की थी। यानी कि लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो बताइए कि जो लोग वोट डाल रहे हैं वो सही तरीके से डाल रहे हैं नहीं, सीसीटीवी फुटेज दीजिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम माताओं बहनों की फोटो नहीं देंगे। तो फिर वहां घर से बाहर निकलते हैं, सबकी फोटो रहती है, वोटर आईडी कार्ड रहता है, सब कुछ रहता है। बहुत सवाल खड़े किए, इन्हीं सब चीजों को लेकर इन पर सवाल किए गए कि आप सरकार का काम क्यों कर रहे हैं? आप तो निर्वाचन आयोग हैं, आप निष्पक्ष रूप से काम कीजिए, सरकार के एजेंडे को मत चलाइए। ये चीज कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया। जिस चीज पर हमको जानना है वो ये है, हमारे काम की, एग्जाम के काम की। अगर कोई भी व्यक्ति क्या हटाएगा, ये सब पावर लोकसभा और राज्यसभा के पास है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष यानी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। काफी जटिल नहीं, बहुत जटिल है, बहुत ज्यादा जटिल है। आगे देखिएगा, इसमें संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद में ही इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, बाकी कहीं नहीं ला सकते हैं। राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतना खतरनाक पद है। आगे देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से इनको हटाया जा सकता है, बाकी और हटाने की प्रक्रिया नहीं है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी, यानी अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, 2/3 सदस्य इस पर अनुमति देंगे। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, सरकार और विपक्ष जब दोनों मिलेंगे तभी इनको हटा पाएंगे, और ऐसा कभी होता नहीं है ना? हटाने की प्रक्रिया के चरण क्या हैं? सबसे पहला काम है प्रस्ताव। हमने आपको बताया कि अगर आपको लगता है लोकसभा में या राज्यसभा में कि हमको भाई इनको हटाना है, तो एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर ये प्रस्ताव हम लोकसभा में लाएंगे तो कम से कम 100 लोगों के साइन होने चाहिए। अगर हम ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाएंगे तो कम से कम 50 लोगों के साइन इस पर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब प्रस्ताव लाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत का तुरंत हटा दिया जाएगा, नहीं, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो उसके बाद इसके आगे का चरण शुरू होगा। आगे क्या होगा? जांच। जो भी प्रस्ताव लाया गया है उसमें जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए जो ये कहा गया है ना कि इनकी कार्यशैली पक्षपातपूर्ण है। अब ये प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया है, लेकिन अब एक जांच कमेटी बनेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, कानून के विशेषज्ञ होंगे। वो इन आरोपों पर जांच करेंगे। वो देखेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि फर्जी किसी ने आरोप लगा दिए हैं। पूरी जांच होगी। जांच के बाद क्या होगा? आगे देख लीजिएगा। वोटिंग। यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो मामला संसद में जाता है। अगर वो कमिटी ये कह देती है नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं एकदम सच बात है और बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी ने भेदभाव किया है, उस कमेटी पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। और कमेटी कह देगी नहीं, झूठ है, तो वही प्रस्ताव खारिज, आगे कोई बात ही नहीं होगी। अगर कमेटी ने कह दिया कि आरोप लगाए हुए हैं, एकदम सही बात है, तब आगे प्रक्रिया शुरू होगी और मामला कहां पहुंचेगा? संसद में पहुंचेगा।
यानी पहले आप कोई चर्चा नहीं कर सकते इस पर प्रस्ताव के बाद जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी आरोपों की जांच करेगी, उसके बाद इस पर संसद में मामला जाएगा और दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे। जब दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, तब जाकर इनको हटाया जाएगा और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसे आदेश नहीं दे सकते हैं, तभी आदेश देंगे जब 2/3 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, उसके बाद राष्ट्रपति आदेश देंगे और राष्ट्रपति के आदेश के बाद से इनको हटा दिया जाएगा अपने पद से। इसका मतलब हम समझ चुके हैं, ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। स्वाभाविक रूप से कहें कि इनको हटाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा? क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहती है इन पदों पर हटाना, तब तक कोई पद नहीं हटेगा। ऐसा इसलिए होता है, अगर सोचिए इनको हटा दिया गया तो इसका मतलब है सरकार का फेल्योर, सरकार असफल और सरकार को त्याग पत्र देने की स्थिति भी आ सकती है। इसीलिए ये नहीं हटाए जाएंगे, ये पहले से बता देते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या पहले प्रस्ताव आए हैं? बिल्कुल हुए हैं पहले प्रयास। पहले भी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। 2009 की अगर हम बात करें, विपक्षी दलों ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला जी को हटाने का प्रस्ताव लाया था, जिसमें एनडीए के 205 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि उस समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा पावर तो इस मामले में उन्हीं के पास है। पहली चीज, अगर प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं करना है किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। राज्यसभा में सभापति के पास। मान लीजिए हमने कहा कि हम प्रस्ताव ला रहे हैं, हमको इनको हटाना है पद से, तो ये कौन देखेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पास पूरा पावर है कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दे, नहीं हम इसको चर्चा नहीं करेंगे। चाहे आपने 150 लोगों ने हस्ताक्षर किए हों या 200 लोगों ने हस्ताक्षर किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए 2009 में 205 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तब भी उस समय जो अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 2026 में फिर से यही प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और स्वीकार करने के बाद अब इस पर कमेटी बनेगी, कमेटी आरोपों की जांच करेगी। बाकी आप समझदार हैं कि क्या होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति इस बात को समझ पाए होंगे कि ये प्रक्रिया क्या होती है। और महाभियोग लिखा जरूर है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया इनके संदर्भ में प्रयोग नहीं होती है। महाभियोग शब्द आर्टिकल 56 में है और आर्टिकल 61 में इसकी प्रक्रिया दी गई है और इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने से है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जोरदार लगा होगा और इतना 5-7 मिनट का वीडियो देखकर अगर इतना जान रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें और करंट अफेयर सब जा रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे महत्वपूर्ण मसले के साथ, उस पर समझेंगे। लेकिन इसको लाइक, कमेंट और शेयर ये कहने वाली बात नहीं होती है, जरूर करते रहा कीजिए। धन्यवाद।